मेष राशि के 10 अंश में परम उच्च होता है। ये चार्ट मैं आपको आज में भेज दूंगा, इसको देख के ही नोट्स बना लेना है। चंद्रमा वृष राशि के 3 अंश में परम उच्च, मकर राशि के 28 अंश में मंगल परम उच्च होता है। बुध कन्या राशि के 15 अंश में परम उच्च, कर्क राशि के 5 अंश में बृहस्पति परम उच्च होता है एवं मीन राशि के 27 अंश तक शुक्र परम उच्च का प्रभाव रहता है। शनि तुला राशि के 20 अंश में, और जिस राशि में ग्रह जहां उच्च होता है उसके 7वें राशि में नीच है। हम लोगों को ये चार्ट हमेशा के लिए पूरा माइंड में फिक्स करना है। तुला राशि के 10 अंश जितने अंश में उच्च है उतने अंश में नीच भी है, इसलिए मेष का सप्तम राशि तुला, तुला में नीच होगा। वृष राशि में चंद्रमा उच्च, वृश्चिक राशि में नीच, 3 अंश में परम नीच। कर्क राशि मकर का सप्तम राशि कर्क राशि है, इसलिए 28 अंश में परम नीच मंगल। मीन राशि में बुध 15 अंश में, बृहस्पति मकर राशि के 5 अंश में परम नीच होता है। इसी प्रकार शुक्र मीन राशि में उच्च परम उच्च 27 अंश में, कन्या राशि के 27 अंश में परम नीच। शनि तुला राशि में उच्च, मेष राशि के 20 अंश में परम नीच होता है। इसी प्रकार मूलक त्रिकोण का हम लोग चिंतन करते हैं तो मूलक त्रिकोण सूर्य जो है वो सिंह राशि में शुभग्रही भी होता है, मूलक त्रिकोण होता है। तो शून्य से लेके 20 अंश तक उसका मूलक त्रिकोण का प्रभाव है, उसके बाद 21 अंश से 30 अंश तक शुभग्रही हो जाता है। और चंद्रमा वृष राशि में उच्च एवं वृष राशि में मूलक त्रिकोण भी होता है, इसलिए 3 अंश के बाद जो 4 से लेके 30 अंश तक वृष राशि में मूलक त्रिकोण होता है। मंगल मेष राशि में स्वगृही भी है, अपने घर का मेष राशि भी है, और मूलक त्रिकोण राशि भी मंगल का मेष राशि 12 अंश तक, शून्य से लेके 12 अंश तक मूलक त्रिकोण है। और बुध जो कि कन्या राशि में उच्च भी है, कन्या राशि में मूलक त्रिकोण भी है और कन्या राशि में स्वगृही भी है। तो 16 से लेके 20 अंश तक मूलक त्रिकोण और 21 से लेके 30 अंश तक स्वगृही। धनु राशि में बृहस्पति स्वगृही भी है, मूलक त्रिकोण भी है, और धनु राशि बृहस्पति के लिए भी एक उत्तम राशि माना जाता है। तो जैसे 10 अंश तक वह मूलक त्रिकोण होगा और 11 अंश से 30 अंश तक स्वगृही हो जाएगी। इसी प्रकार तुला राशि शुक्र के लिए भी उत्तम राशि मूलक त्रिकोण राशि माना जाता है। 5 अंश तक मूलक त्रिकोण, उसके बाद 6 से लेके 30 अंश तक स्वगृही। कुंभ राशि शनि के लिए भी उत्तम राशि माना जाता है, क्योंकि कुंभ राशि में वह मूलक त्रिकोण 20 अंश तक होता है, 21 अंश से 30 अंश तक स्वगृही। और भूमादि पंचतारा ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 5 ग्रहों का दो दो राशियों के अधिपति है, इसीलिए वृश्चिक राशि भी मंगल का स्वगृह है, और बुध का मिथुन राशि, बृहस्पति का मीन राशि, शुक्र का वृष राशि एवं शनि का मकर राशि। इस प्रकार मित्रों का चिंतन करें तो सूर्य के मित्र ग्रह चंद्र मंगल गुरु एवं चंद्रमा का मित्र सूर्य बुध एवं मंगल का मित्र चंद्र गुरु सूर्य एवं बुध सूर्य शुक्र, बृहस्पति सूर्य चंद्र मंगल। तो इन चारों में सूर्य चंद्र मंगल गुरु, इन चारों में परस्पर में मित्र संबंध रहता है, एक दूसरे के मित्र होते हैं। एवं बुध शुक्र शनि इन में परस्पर में मित्रता है, इसीलिए शुक्र का जो मित्र है वह बुध शनि एवं शनि का जो मित्र है वह बुध शुक्र। शम मध्यम फलदायी दायी है, इसलिए सूर्य का शम राशि व समग्रह बुध एवं चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं होते हैं, इसलिए सूर्य बुध को छोड़कर और बाकी सभी ग्रह मंगल गुरु शुक्र शनि ये समत्व है। मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं क्योंकि सारणी में सारा लिखा गया है, आपको बाद में इस को पीडीएफ करके भेज दूंगा तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं। मंगल शुक्र शनि उसका समत्व है, मध्यम फलदायी ग्रह है मंगल के लिए। एवं बुध के जो समग्रह है वह मंगल भी है, गुरु भी है, शनि भी है। गुरु का समग्रह शनि एवं शुक्र का समग्रह मंगल गुरु, शनि का गुरु है। शत्रु
प्रत्येक ग्रहों का शत्रु का चिंतन करें तो सूर्य का शत्रु शुक्र एवं शनि, चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है, मंगल का शत्रु बुध, बुध का शत्रु चंद्रमा, अपना पिता को वो शत्रु मानता है, एवं गुरु का शत्रु जो है वो बुध शुक्र दोनों पंडित ग्रह, बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और ये बुध शुक्र भी शुभ ग्रह के रूप में हम लोग गिनती करते हैं। तो बुध शुक्र जो वाणी कारक ग्रह बुध एवं सुख व कामना कारक अथवा विद्या कारक ग्रह शुक्र, ये दोनों शत्रु होते हैं क्योंकि एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को हमेशा ईर्षान्वित होता है। हम लोगों को पता है एक विद्वान दूसरे विद्वान को ईर्षान्वित करता है और ईर्षान्वित भावना से देखता है, इसीलिए परस्पर में शत्रुता होती है। तो बुध शुक्र बृहस्पति के शत्रु हैं। शुक्र का शत्रु जो है वो सूर्य चंद्रमा को मानता है, एवं शनि का शत्रु सूर्य चंद्र मंगल ये है। एवं संज्ञा के हिसाब से सूर्य मंगल एवं गुरु ये पुरुष ग्रह है, चंद्रमा शुक्र ये स्त्री कारक ग्रह है, एवं नपुंसक ग्रह बुध शनि को माना जाता है। जाति के हिसाब से क्षेत्रीय जाति जैसे कि हम लोग पराक्रम ग्रह व अग्नि तत्व युक्त मंगल एवं सूर्य ये दोनों क्षेत्रीय जाति के हैं। वैश्य चंद्रमा है एवं शूद्र बुध, ब्राह्मण जाति के जो ग्रह है वो बृहस्पति एवं शुक्र माने जाते हैं और म्लेच्छ जाति शनि का प्रभाव है। गुण के हिसाब से सात्विक एवं तामसिक राजसिक गुण के हिसाब से बांटा गया है। तो सूर्य सात्विक गुण, चंद्रमा भी सात्विक है एवं बृहस्पति भी सात्विक ग्रह है। तामसिक ग्रह में बुध सॉरी मंगल एवं शनि तामसिक ग्रह है, एवं राजसिक ग्रह में बुध शुक्र को हम लोग राजसिक ग्रह के रूप में विवेचना करते हैं। और फलादेश में भी इस प्रकार यदि जन्म कुंडली में सबसे अधिक बलवान ग्रह कोई होता है उसका प्रभाव व्यक्ति में निश्चित रूप में दृश्यमान होता है। जैसे सात्विक ग्रह यदि अधिक बलवान हो, सूर्य चंद्रमा एवं बृहस्पति अधिक बलवान होने से व्यक्ति सात्विक प्रकृति का रहता है। बुध एवं शुक्र यदि अधिक जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप में राजसिक प्रकृति का होता है, अधिक भौतिक सुख के ऊपर उसका चिंतन हमेशा रहता है। अच्छा मकान में रहना, अच्छा गाड़ी चलाना और अच्छा पत्नी से लेके गृह निर्माण से लेके भूमि तक भौतिक सुखों की ओर उसका आकृष्ट शक्ति अधिक होता है। और तामसिक प्रवृत्ति मंगल शनि के द्वारा उत्पन्न होता है। तो जन्म कुंडली में यदि सबसे अधिक बलवान ग्रह मंगल शनि हो तभी तामसिक प्रकृति अधिक होता है। इस प्रकार सूर्य के कारण हम लोग ऋतुओं की चिंतन करते हैं तो मंगल सूर्य ग्रीष्म ऋतु के प्रतीक हैं और चंद्रमा वृष्टि क्योंकि जल तत्व कारक ग्रह है इसलिए वर्षा, एवं शरत ऋतु जो बुध, हेमंत बृहस्पति, वसंत ऋतु शुक्र का प्रभाव है एवं ठंडी व शिशिर ऋतु जो है वो शनि का प्रभाव है। दृष्टि पूर्ण दृष्टि जो 100% हम लोग दृष्टि का विचार करते हैं, जैसे आप श्लोक देखेंगे तो वहां दशम तृतीये नव पंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैव प्रयच्छन्ति एक श्लोक है जो कि लघु जातक में वहां एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, पूर्ण दृष्टि। एक पाद मतलब 25%, द्विपाद मतलब 50%, त्रिपाद मतलब 75% और पूर्ण दृष्टि को 100% माना जाता है। और प्रत्येक ग्रह पूर्ण दृष्टि से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, परंतु विशेष दृष्टि के लिए जैसे मंगल ग्रह चतुर्थ अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 7 तो 4, 8, 7 ये मंगल का पूर्ण दृष्टि स्थान है। इस प्रकार बृहस्पति जो है वह पंचम नवम सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। त्रिकोण भाव को वह पूर्ण दृष्टि से देखता है। सप्तम दृष्टि सभी का पूर्ण दृष्टि है, इसलिए सूर्य चंद्र एवं
बुध, शुक्र, ये ग्रह केवल सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि 3, 10, 7 तृतीय, दशम, सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। त्रिपाद दृष्टि मतलब 75% दृष्टि जो है वो सभी ग्रह चतुर्थ अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, परंतु मंगल का त्रिपाद दृष्टि मतलब 75% दृष्टि नहीं है। मंगल 75% दृष्टि किसी भी स्थान को नहीं देता है और बाकी ग्रह चतुर्थ अष्टम स्थान को 75% दृष्टि अर्थात त्रिपाद दृष्टि देते हैं। बाकी द्विपाद दृष्टि में पंचम नवम स्थान को सभी ग्रह द्विपाद दृष्टि देते हैं, परंतु बृहस्पति पंचम नवम को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण उसका द्विपाद दृष्टि नहीं है। इसी प्रकार एकपाद दृष्टि का विचार करें तो दशम तृतीय 10 और 3 ये स्थान को एकपाद मतलब 25% दृष्टि प्राप्त होता है। इसलिए सभी ग्रहों का द्विपाद दृष्टि है, परंतु शनि का द्विपाद दृष्टि नहीं है। उसके बाद कारक के विचार हम लोग पूर्व कक्षा में भी किए हैं। तो पितृ कारक ग्रह सूर्य, मातृ कारक ग्रह चंद्रमा एवं कनिष्ठ भ्राता, तो जो हमारा जो ब्रदर ब्रदर का विचार हम लोग मंगल से करते हैं, कनिष्ठ भ्राता। दत्तक पुत्र जो हम लोग पोष्य पुत्र के रूप में ग्रहण करते हैं वह बुध से विचार किया जाता है। और ज्येष्ठ भ्राता का जो हमारा ज्येष्ठ भाई है उसका सुख दुख व शुभ अशुभ का विचार हम लोग बृहस्पति से करते हैं। एवं शुक्र को भी दिवा यदि शिशु का जन्म दिन में हो तभी शुक्र मातृकारक ग्रह रहता है, रात्रि में होने से शुक्र मौसी का कारक ग्रह रहता है। एवं शनि भृत्य कारक ग्रह है। इस प्रकार दान पदार्थ में कभी किसी ग्रह का दोष उत्पन्न हो तो हम लोगों को रत्न धारण अथवा धातु अथवा स्टोन व कुछ अन्य पदार्थ को दान देना पड़ता है। जैसे सूर्य के लिए गेहूं जो होता है वो दान द्रव्य, गेहूं मतलब जिससे आटा आटा बनता है ना, वह गेहूं को दान हम लोगों को देना पड़ता है। चंद्रमा के लिए चावल दान दिया जाता है, मंगल के लिए मसूर दाल एवं बुध के लिए मूंग दाल, बृहस्पति चना दाल का है एवं शुक्र श्याम सांवला कलर का जो मूंग दाल होता है उसको शुक्र के लिए हम लोग दान में देते हैं। और शनि के लिए सबसे अच्छा उत्तम वस्तु तिल होता है, तिल को ही दान में दिया जाता है। रत्न तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। सूर्य के लिए मणि बा हम लोग मणिक कहते हैं, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा व प्रबाल होता है जिसको कोराल करके हम लोग जानते हैं। और पन्ना बुध का रत्न है। और जो सफेद पुखराज, इलो पुखराज व रत्न इलो सफेर करके हम लोग कहते हैं वह बृहस्पति का है। डायमंड अथवा हीरा शुक्र का एवं नीलम शनि का रत्न है। धातु के हिसाब से हम लोग पढ़े हैं, ताम्र धातु जो है वो मंगल एवं सूर्य का धातु है। कांस्य धातु चंद्रमा के लिए दान द्रव्य में व्यवहार होता है, अथवा हम लोग उसको स्टोन वगैरह पहनने के समय में वह धातु को यूज कर सकते हैं। सीसा बुध का रत्न धातु है एवं सुवर्ण जो है वो बृहस्पति के लिए हम लोग यूज करते हैं। शुक्र का चांदी एवं चंद्रमा का भी चांदी का यूज करते हैं। लौह धातु शनि के लिए हम लोग पहनने के लिए, शनि के ग्रह उपचार के लिए हमेशा मध्यमा अंगुली में हम लोग लौह का धारण करने के लिए आदेश देते हैं। इस प्रकार हम लोगों को अंगूठी भी बृहस्पति के लिए, ये अंगूठी हम लोगों को मध्यमा अंगुली शनि के लिए एवं सूर्य एवं बुध के लिए इस अनामिका अंगुली को यूज करते हैं एवं चंद्रमा के लिए कनिष्ठा अंगुली का व्यवहार हम लोग करते हैं। इस प्रकार जो वस्त्र, जैसे केसरिया वस्त्र सूर्य के लिए, सफेद वस्त्र चंद्रमा के लिए, लाल वस्त्र मंगल के लिए, हरा वस्त्र जो है वो बुध के लिए एवं पीला वस्त्र
बृहस्पति के लिए यूज करते हैं हम लोग सफेद, शुक्र के लिए काला कलर जो है वो शनि के लिए हम लोग व्यवहार करते हैं। और उसके अरिष्ट खंडन करने के लिए, जैसे किसी का यदि सूर्य नीचस्थ हो, कमजोर हो, जन्म कुंडली में अशुभ स्थान में स्थित हो, वो सूर्य के महादशा में हम लोग कहते हैं भाई केसरिया वस्त्र अधिक से अधिक व्यवहार करो, उससे सूर्य की प्रकोप थोड़ा शांत होता है। चंद्रमा के लिए सफेद वस्त्र का आदेश देते हैं। इस प्रकार कोई भी ग्रह यदि नीचस्थ हो, अस्तंगत हो, अशुभ स्थान में बैठा हो, उसका प्रतिकार के लिए ये सब हम लोग व्यवहार में लाते हैं। जैसे उसके बाद स्वाद का चिंतन करें। द्वितीय भाव जो भोजन का स्थान होता है, द्वितीय भाव से हम लोग स्वाद का विचार करते हैं। द्वितीय भावाधिपति यदि सूर्य हो, तभी उसको कड़वा, कट्टू खाने में इच्छा होती है व्यक्ति को। एवं चंद्रमा के लिए नमकीन खाने की उसको इच्छा होती है। चंद्रमा यदि द्वितीयाधिपति हो अथवा द्वितीय भाव में बैठा हो अथवा द्वितीयाधिपति के साथ चंद्रमा का अत्यधिक संबंध हो, तभी व्यक्ति नमकीन खाने की इच्छा रखती है, क्योंकि द्वितीय भाव भोजन का स्थान है। तिक्त तिक जो तिक्त खाद्य है वो मंगल के लिए विचार किया जाता है। और मिला जुला जो भोजन है मोटा मोटी वह बुध के लिए है। मीठा हम लोग शर्करा इत्यादि भोजन खाने की जो पसंद करते हैं वह बृहस्पति के कारण। लग्न में अथवा द्वितीय भाव में यदि बृहस्पति स्थित हो, वहां निश्चित रूप में व्यक्ति ज्यादातर मीठा खाते हैं। खट्टा शुक्र के कारण हम लोग खट्टा खाने की इच्छा अधिक रखते हैं। और कशीला पदार्थ, आंवला इत्यादि जो कशीला पदार्थ है, उसको भोजन शनि के कारण व्यक्ति करते हैं। जैसे धनु लग्न हो, द्वितीयाधिपति शनि, शनि का प्रभाव यदि लग्न के ऊपर हो, तभी वो कशीला पदार्थ खाने की इच्छा रखता है। जैसे चिन्ह, हमारे कौन से अंग में चिन्ह होगा, किस ग्रह के प्रभाव से, एक जन्म कुंडली में सबसे अधिक बलवान ग्रह एवं जो जन्म लग्न के स्वामी अथवा चंद्रमा स्थित राशि स्वामी से हम लोग विचार करते हैं। यदि सूर्य का प्रभाव हो, दक्षिण अंग एवं कमर के ऊपर चिन्ह रहता है और लगभग 50 वर्ष की उम्र में इस प्रकार के चिन्ह अधिक से दिखा जाता है। इस ऐसे ही चंद्रमा के प्रभाव से वामांग, मंगल के प्रभाव से दक्षिणांग एवं चंद्रमा के प्रभाव के लिए वामांग सिर के ऊपर, मंगल के प्रभाव के लिए पीठ में, दक्षिणांग में 16 वर्ष की आयु में हम लोगों को चिन्ह प्राप्त होता है। और बुध के प्रभाव के लिए दक्षिणांग बगल में ही 20 वर्ष की आयु में। इसी प्रकार बृहस्पति के लिए दक्षिणांग, ये सब चार्ट बनाया गया है, उसको देखना है। आप विशेष एक उपासना के लिए, क्योंकि जो हमारे जन्म कुंडली में नवम भाव होता है, 9th हाउस, वह उपासना का स्थान होता है। उस भाव का जो अधिपति होता है वो सबसे अधिक महत्व किस देवी व किस देवताओं का उपासना करने से हम लोगों को इष्ट फल प्राप्ति होगा, क्योंकि एक गणक, एक दैवज्ञ को निश्चित रूप में देवी अथवा देवताओं का उपासना करना चाहिए। सूर्य नवमेश अथवा नवम भाव में सूर्य का प्रभाव होने से शिव आराधना से, शिव जी की आराधना से फल प्राप्ति होगा व साधना बढ़ेगी। चंद्रमा दुर्गा उपासना से, मंगल कार्तिकेय एवं बुध के लिए विष्णु भगवान, बृहस्पति के लिए इंद्र देवता का उपासना हम लोग करते हैं, शुक्र के लिए लक्ष्मी देवी एवं शनि के लिए काली माता जी के आराधना हम लोग करते हैं। इस प्रकार इस चार्ट से हम लोग एक प्रकार के मोटा मोटी तौर पे ग्रहों का प्रभाव व ग्रहों के स्वरूप के विषय में चिंतन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक जन्म कुंडली की ओर हम लोग चलते हैं। ये जन्म कुंडली आपके सामने यहाँ हम रख रहे हैं। तो 7/1/1984 का 6:15 का यह जन्म कुंडली है। इस कुंडली में यदि हम लोग चिंतन करें, विश्वभाव का लग्न है, क्योंकि यहाँ 9 लिखा है। 9 लग्न मतलब धनु लग्न है। धनु लग्न में सूर्य, बुध, बृहस्पति ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। पहले हम लोग जन्म कुंडली में
कई सारे योगों का चिंतन हम लोग करते हैं, जैसे कि पूर्व कक्षा में हम लोग फलादेश के लिए कुछ आधार का चिंतन किए हैं। तो भाव, राशि, राष्ट्राधिपति मतलब भावाधिपति, उसके साथ साथ परस्पर संबंध, केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति का संबंध, एवं कई सारे योग, राजयोग अथवा सनफा नफा दुर्धरा योग, बेशी बाशी उभयचर योग, ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस कुंडली में हम लोगों को जब फलादेश का प्रारंभ करना है तब कौन सा विचार करना है। एक तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा क्या चल रहा है उसको देखना चाहिए। शिशु का जन्म यदि 1 वर्ष के मध्य में हो तभी उस समय हम लोग दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा को नहीं देखते हैं, परंतु 24 वर्ष के बाद अरिष्ट विचार के उपरांत 24 वर्ष के बाद हम लोग जब आयु का विचार करते हैं, उस समय वो किस ग्रह का दशा, किस ग्रह का अंतरदशा एवं किस ग्रह का प्रत्यंतर दशा चल रहा है उसको निश्चित रूप में हम लोग देखते हैं। इस कुंडली में जैसे शनि महादशा, शुक्र अंतरदशा, रवि प्रत्यंतर दशा चल रहा है, एवं शनि महादशा जो कि शनि मंगल के साथ इस कुंडली में युति होके एकादश भाव में बैठा हुआ है। जन्म कुंडली देखने के समय में हम लोगों को जन्म लग्न कुंडली के साथ नवांश कुंडली एवं अष्टक वर्ग कुंडली, गोचर कुंडली, इसके साथ साथ ग्रह बल को भी देखना चाहिए। इस ग्रह बल के विचार में सबसे अधिक बलवान ग्रह मंगल है, उससे कम बुध, बुध से कम चंद्रमा, चंद्रमा से कम गुरु, गुरु से कम शनि, शनि से कम सूर्य, सबसे कमजोर ग्रह इस कुंडली में शुक्र है। शुक्र कामना कारक ग्रह है, एवं पुरुष कुंडली में पत्नी प्राप्ति का जो योग है वो शुक्र के कारण प्राप्त होता है, एवं दाम्पत्य जीवन सुख शुक्र के कारण प्राप्त होता है। इस कुंडली में जैसे कि हम लोग जानते हैं धनु लग्न का कुंडली है, सूर्य बुध बृहस्पति ये तीनों लग्न में बैठे हैं। तो पहला विचार हम लोग यह करते हैं, सूर्य कौन से भाव का अधिपति है। तो यहां विचार करें तो सूर्य नवम भाव का अधिपति, नवमेश, एवं बुध गुरु जो है स्वभाव लग्न होने के कारण धनु लग्न, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये लग्न क्या है, धनु लग्न है। इसलिए सूर्य जो है वो क्या है, नवमेश है, एवं केंद्र में 9 12 3 6 मतलब चारों की चारों दिशुभाव रहने के कारण केंद्र भाव का अधिपति दोनों बुध एवं बृहस्पति है। गुरु धनु राशि के मूल नक्षत्र में स्थित है, एवं बुध धनु राशि के मूल नक्षत्र में, सूर्य भी धनु राशि के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित है। मूल नक्षत्र के अधिपति केतु, एवं दोनों बुध गुरु केतु के नक्षत्र में स्थित है। तो बुध गुरु का जो मित्र है वह केतु भी होता है, इसीलिए बुध गुरु दोनों मित्र नक्षत्र में विद्यमान है। एवं हम लोग विचार करें तो यहाँ केंद्र के अधिपति बुध बृहस्पति, त्रिकोण के अधिपति सूर्य, इन तीनों में परस्पर में एक सहवास संबंध हुआ है। एक साथ मिलके बैठने के कारण हम इसको सहवास संबंध करके कहते हैं। सहवास संबंध एक राजयोग उत्पन्न करता है। हम लोग जैसे पूर्व कक्षा में भी पढ़े हैं, केंद्रम विष्णु स्थानम लक्ष्मी स्थानम च त्रिकोणकम तयोः संबंध मात्रेण राजयोगम भवेन्नरः, ये एक राजयोग का लक्षण है। एवं सूर्य से व्यभाव में शुक्र अवस्थान करने के कारण सूर्य कारण 3 योग उत्पन्न होते हैं, एक बेशी, वासी, उभयचरी। लिखना है तो लिख दीजिए। सूर्य के कारण 3 योग उत्पन्न होते हैं, बेशी, वासी, उभयचरी।
यहाँ सूर्य से द्वादश स्थान में शुक्र अवस्थान करने से इसको शुभवासी योग कहते हैं। शुभ ग्रह शुक्र है, इसलिए शुभवासी योग। तो एक योग बन गया लक्ष्मी नारायण योग, जो सूर्य बुध गुरु से संबंध होके बन रहा है। एवं दूसरा योग जो बन रहा है वह सूर्य के व्ययभाव में शुक्र अवस्थान करने से वासी योग उत्पन्न हो रहा है। एवं चंद्रमा से जो हम लोग उपचय राशि में शुभ ग्रह बैठने से एक वसुमती योग बन जाता है। जैसे हम लोग चंद्रमा को एक करके लग्न मानते हुए गिनती करेंगे तो आप देखिए, चंद्रमा से 1 2 3 गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 11 में सभी शुभ ग्रह रहने के कारण, जैसे शुक्र एक 10वें स्थान में बैठा है चंद्रमा से 10th हाउस में, चंद्रमा को लग्न मानते हुए एक मानते हुए गिनती करेंगे तो चंद्रमा से 10th हाउस में शुक्र एवं 11th हाउस में बुध बृहस्पति रहने के कारण यहाँ एक वसुमान योग भी उत्पन्न होता है। वसुमती योग अथवा वसुमान योग धन संपत्ति का वृद्धि उत्पन्न करता है। शुभवाशी योग भौतिक सुख को प्रदान भी करता है। भूमि संबंधित विचार में शुभवाशी योग अत्यधिक लाभदायक है। एवं चंद्रमा से 10वें स्थान में शुक्र अवस्थान करने से अमला कीर्ति योग उत्पन्न करता है। लग्न से 10वें घर में यदि शुभ ग्रह स्थित हो अमला योग, अथवा चंद्रमा से 10वें स्थान में यदि शुभ ग्रह हो अमला कीर्ति योग उत्पन्न होता है। एवं पंच महापुरुष योग, जैसे हम लोग आगे भी विचार करेंगे तो 5 महापुरुष योग उत्पन्न होते हैं, वो जो कि पंचतारा ग्रहों से पंच महापुरुष योग उत्पन्न होता है। तो आप लिख सकते हैं पंच महापुरुष योग के नाम। पंच महापुरुष योग, महापुरुष योग पंचतारा ग्रह मंगल से चालू होता है। रुचक योग मंगल से, रुचक के बाद भद्रक योग बुध से, हंस योग गुरु से, एवं मालव्य योग शुक्र से, शशक योग शनि से उत्पन्न होते हैं। ये पंच महापुरुष 5 महापुरुष योग है। ये भी राजयोग तुल्य फल प्राप्ति कर देते हैं। जैसे ये मंगल यदि उच्चस्थ हो केंद्र में 1 4 7 10 केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में अथवा लग्न से केंद्र में उच्चस्थ अथवा स्वगृहस्थ अपने घर में बैठ जाए तभी रोचक योग उत्पन्न होता है। बुध कन्या राशि में अथवा मिथुन राशि में केंद्र में होने से भद्रक योग उत्पन्न होता है। बृहस्पति कर्क राशि उसका उच्च राशि है, अथवा धनु राशि में अथवा मीन राशि में केंद्र में 1 4 7 10 में रहने से हंस योग उत्पन्न होता है। शुक्र मीन राशि अथवा तुला वृषभ राशि में केंद्र में होने से मालव्य योग उत्पन्न होता है। शशक योग शनि के द्वारा, एवं शनि तुला राशि में उच्च है, कुंभ राशि उसका स्वगृह है व मूल त्रिकोण है, एवं मकर राशि भी स्वगृह है, इसलिए तुला कुंभ मकर राशि में यदि केंद्र में स्थित हो शशक योग उत्पन्न होता है। यहाँ आप लोग विचार करें तो इस कुंडली में बृहस्पति धनु राशि में स्थित है, जो धनु राशि बृहस्पति का स्वराशि है। धनु राशि में स्थित होने के कारण बृहस्पति को हंस योग भी उत्पन्न होता है। हंस योग एक शुभ योग है। इस प्रकार इस कुंडली में हम लोग जब फलादेश में आगे चलते हैं तो एक ही कुंडली से कई सारे योगों का हम लोगों को पता चलता है। एवं इस कुंडली में 4 स्थान में सभी ग्रह रहने से सूर्यादि सप्तग्रह 4 घर में बैठने से शनि मंगल एक स्थान में, शुक्र दूसरे स्थान में, सूर्य बुध गुरु तीसरे स्थान में, चंद्रमा चौथे स्थान में, 1 2 3 4 इन चारों घर में सभी ग्रह रहने से
केदार योग उत्पन्न होता है। ये भी हम लोगों को बल्लकी, दामिनी, पाश, केदार, इस प्रकार सप्तक ग्रहों का जो योग है उसको याद रखना है। वल्लकी, वल्लकी मतलब वीणा, जैसे सरस्वती जी का वीणा बजता है, वो एक नृत्य कला, संगीत इत्यादि कलाओं में जो निपुण वाला योग है वह वल्लकी योग है। 7 घर में यदि सातों की सातों ग्रह रहेंगे, सप्तक ग्रह सप्त स्थान में रहने से क्या होगा ना, वल्लकी योग हो जाएगा। इस तरह सप्तक ग्रह यदि 6 स्थान में बैठेंगे तभी कौन सा योग होगा, बल्लकी, उसके बाद दामिनी योग बन जाएगा। ये याद रखने वाला योग है, तुरंत याद हो जाएगा। और हर कुंडली में कोई ना कोई एक योग, सातों में से एक योग आपको प्राप्त हो जाएंगे। दामिनी योग भी शुभ योग है। बल्लकी, दामिनी, पाश, सप्तक ग्रह, सूर्यादि जो सप्तक ग्रह यदि 5 स्थान में बैठेंगे, 5 घर में, तभी पाश योग उत्पन्न होगा। आपको वहां पाश योग का लक्षण, सामान्य बंधन योग है पाश योग, ये नाम से ही हम लोग फलकथन भी कर सकते हैं। पाश योग शुभ अशुभ दोनों मिश्रित फलदायी है। उसके बाद केदार योग, ये सप्तक ग्रह, जैसे वर्तमान कुंडली में केदार योग है, 4 स्थान में बैठने से हम लोग क्या जानते हैं ना, केदार योग उत्पन्न होता है। इस प्रकार सप्तक ग्रह यदि 3 स्थान में रह जाए, बल्लकी, दामिनी, पाश, केदार, शूल योग उत्पन्न होता है। शूल योग नाम से ही अशुभ है, इसलिए यह एक अशुभ योग है। इस प्रकार आप विचार करें तो शूल योग के बाद आप देखेंगे सप्तक ग्रह यदि 2 स्थान में रह जाएंगे, मात्र 2 स्थान में रहने से वहां युग योग होता है। युग योग एक अशुभ योग है, संपूर्ण शुभ योग नहीं है। युग योग अशुभ योग है। सप्तक ग्रह यदि एक ही स्थान में रह जाए, एक स्थान में, तभी उसको गोल योग कहते हैं। इस प्रकार सप्त संख्या योग, ये नाम से ही सप्त संख्या योग आप याद रख सकते हैं। बल्लकी, दामिनी, पाश, केदार, शूल, युग, गोलम च। बल्लकी, दामिनी, पाश, केदार, शूल, युग, गोलम च। प्रैक्टिस कर लेने से याद हो जाएगा। बल्लकी, दामिनी, पाश, केदार, शूल, युग, गोलम च, सप्त संख्या योग। इस प्रकार कुंडली में आप केदार योग है, केदार कृषि क्षेत्र में व कृषि कार्य में व्यक्ति निपुण होता है। इस प्रकार हम लोग कुंडली के फलादेश में ये इतने सारे शुभ योग का चिंतन यहाँ कर सकते हैं। और वर्तमान दशा